आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और मेरा नाम वर्षा शर्मा। रुक करेंगे आज की खास खबरों का। देश के चर्चित युवा कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुछ अलगाववादी तत्वों और असामाजिक तत्वों से खतरे के मद्देनजर उनकी सुरक्षा व्यवस्था पहले की अपेक्षा अब ज्यादा है। केंद्र सरकार ने अब कुमार विश्वास को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला लिया। केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर कुमार विश्वास की सुरक्षा घेरा जो है उसको बढ़ाने का फैसला लिया है। दरअसल पिछले कुछ समय से कुमार विश्वास की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित मसले पर केंद्रीय खुफिया एजेंसी IB समेत स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार को कुछ विशेष इनपुट्स मिले थे। यही वजह है कि कुमार विश्वास की सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक कुमार विश्वास की सुरक्षा श्रेणी Y से अपग्रेड करके अब Y+ कर दी गई है। Y+ श्रेणी के तहत कुमार विश्वास की सुरक्षा में CRPF के जवान, कमांडो और उन्हीं के साथ स्थानीय पुलिस की टीम तैनात रहेगी। कुमार विश्वास के साथ 24 घंटे अर्धसैनिक बल CRPF के 2 कमांडो की तैनाती रहेगी। इसी के साथ 11 जवानों की ड्यूटी शिफ्ट वाइज चेंज होती रहेगी। पिछले साल ही कुमार विश्वास को Y श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई, जिसके तहत 4 जवानों की तैनाती होती थी, लेकिन अब Y+ की सुरक्षा व्यवस्था मिल जाने के बाद 11 जवानों की तैनाती उसके साथ रहेगी। अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले हम रुक करेंगे आज के कोविड अपडेट पर। कोरोना वायरस के संक्रमण में एक बार फिर से भारी इजाफा देखने को मिला। बीते 24 घंटे में 20,129 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 38 मरीजों की मौत हो गई। बुधवार की तुलना की जाए तो एक दिन में नए मरीजों की संख्या में करीब 20% का इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, देश में करीब 145 दिन बाद 20,000 से अधिक दैनिक मामले सामने आए। देश भर में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1,36,000 के पार पहुंच गई है, जबकि डेली पॉजिटिविटी रेट 5.1% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 16,482 मरीज कोरोना से ठीक हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 38 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,25,545 हो गई है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,36,075 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.31% है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या में 3,619 की बढ़ोतरी हुई। मरीजों के ठीक होने का राष्ट्रीय दर 58.49% है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 490 नए मामले सामने आए, जबकि 3 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई। संक्रमण दर 3.16% दर्ज किया गया। उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 या धर्मस्थल कानून 1991 के समर्थन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। ये कानूनी काशी, मथुरा समेत सभी विवादित धर्मस्थलों के लिए अहम है। बोर्ड ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि 1991 के धर्मस्थल कानून का पालन करना सरकार और न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। उपासना स्थल अधिनियम 1991 के तहत हर धर्मस्थल का मूल कैरेक्टर वही रहेगा जो पहले था, यानी उस दिन जो जगह मस्जिद या मंदिर था वो आगे भी मस्जिद या मंदिर रहेगा। ये उस दिन की बात कर रहे हैं जब हमारा देश आजाद हुआ था। बोर्ड का यह हलफनामा बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका के जवाब में आया है। अश्विनी उपाध्याय ने इस कानून को रद्द करने की मांग की है। उपासना स्थल अधिनियम 1991 काशी और मथुरा समेत सभी धर्म स्थलों के लिए इसीलिए अहम है क्योंकि वहां काफी समय से विवाद चल रहा है। इन जगहों को लेकर विवाद जारी है। इन सभी मामलों में इस कानून की संवैधानिकता जो है वो अहम रहेगी। इसीलिए इस कानून को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं।
कुछ लोगों का तर्क है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना फैसला दे सकता है तो इसी तरह के और भी विवादों पर कोर्ट क्यों नहीं फैसला दे सकता। अगली जो खबर है वो काफी अहम है। उस खबर से आपको ताज्जुब होगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ही ऐसा संभव है। तो ये जो अहम खबर है ये सामने आई है दिल्ली के नजफगढ़ से। भगवानी देवी डागर ने खेल में अलग पहचान बना ली है। 94 साल की उम्र में उन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक गोल्ड सहित 3 मेडल अपने नाम किए। यह उपलब्धि इसीलिए भी बड़ी है क्योंकि उन्होंने सिर्फ 6 महीने पहले ही अपने पैरा एथलीट पोते के साथ ट्रेनिंग शुरू की थी। उन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता। इसी के अलावा इसके साथ शॉट पुट और डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। हालांकि वह ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष किया है। उन्होंने अगले साल के लिए अपना नया टारगेट भी बना लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार भगवानी देवी का जीवन बेहद संघर्षपूर्ण था। जब वो 29 साल की थी और प्रेग्नेंट थी तब उनके पति की मौत हुई। 11 साल की उम्र उनकी बेटी का निधन हुआ और 2007 में उनकी बाईपास सर्जरी तक हुई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और इंटरनेशनल लेवल पर भारत का झंडा लहराया। उन्होंने कहा, मैंने स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ऐसे में मैं ब्रॉन्ज मेडल जीतकर खुश नहीं हूं। भारतीय क्रिकेट में जिस एक खिलाड़ी को लेकर अभी सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो है विराट कोहली। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो कब अगला शतक लगाएंगे ये सवाल जो है वो पीछे छूट गया है। अब तो उनके टीम इंडिया में बने रहने पर बहस चल रही है। कई दिग्गज तो उन्हें बाहर बैठाने की वकालत तक कर चुके हैं। उनके प्रदर्शन को देखें तो ये बात सही भी लगती है क्योंकि विराट जो है वो लंबे वक्त से रनों के लिए जूझ रहे हैं। वो टेस्ट, वनडे और T20 तीनों ही फॉर्मेट में रन नहीं बना पा रहे। उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाए 2 साल से अधिक हो चुके हैं। जी हाँ, उनकी जो शतक लगाने की जो पहले प्रक्रिया जारी होती थी और जो लोग थे वो स्टेडियम में उनके शतक लगाने का इंतजार करते थे, उसी विराट कोहली ने अब इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाने बंद कर दिए हैं। हालांकि इन तमाम शंकाओं के बीच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बाद BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी कोहली का बचाव किया। कोहली की लगातार हो रही आलोचना के बीच गांगुली ने इस बात की उम्मीद जताई कि पूर्व भारतीय कप्तान का भले ही बुरा दौर ज्यादा लंबा खींच गया हो, लेकिन वो जल्द ही पुराने रंग में लौटेंगे और पहले जैसे रन बनाएंगे। NI को दिए गए एक इंटरव्यू में गांगुली ने कहा कि आप विराट कोहली का इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड देखिए। उन्होंने एक बल्लेबाज के तौर पर जो मुकाम हासिल किया है वो बिना क्वालिटी और क्षमता के नहीं हो सकता। हाँ, ये बात सही है कि वो भी मुश्किल दौर से गुजर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पता है कि वो खुद एक बड़े खिलाड़ी हैं। मुझे पक्का यकीन है कि वो जल्द ही मैदान में वापसी करेंगे। अगली बड़ी खबर है कनाडा के ओंटारियो से। ओंटारियो प्रांत में बुधवार को कुछ उपद्रवियों ने रिचमंड हिल में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ दी। भारत ने इस घटना पर चिंता जाहिर की और साथ ही इस मामले की जांच की मांग की है। कनाडिया ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने यॉर्क रीजनल पुलिस के हवाले से बताया कि यॉर्क स्ट्रीट और गार्डन एवेन्यू में विष्णु मंदिर में प्रतिमा को तोड़ा गया। टोरंटो स्थित भारतीय दूतावास ने इस घटना पर कहा कि हम रिचमंड हिल के विष्णु मंदिर में महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़े जाने से परेशान है। इस घटना ने कनाडा में भारतीय समुदाय की भावनाओं को आहत भी किया है। हम इस मामले की जांच के लिए अधिकारियों के संपर्क में हैं। यॉर्क पुलिस ने इस घटना को हेट क्राइम भी बताया है। पुलिस के प्रवक्ता एमी बाउंड्रे ने कहा कि किसी उपद्रवी ने बलात्कारी और खालिस्तान जैसे शब्द लिखकर प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो भी महात्मा गांधी की जो मूर्ति है वहां पर स्थापित है, वहां पर 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जिसका जिक्र ट्वीट में भी था, वो है रेपिस्ट और खालिस्तानी। जी हाँ, वहां पर 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ, बलात्कारी और खालिस्तानी, और इस तरीके से जो प्रतिमा है उसको नुकसान पहुंचाया गया। यॉर्क पुलिस किसी भी रूप में हेट क्राइम को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो लोग नस्ल, राष्ट्रीयता, जातीय मूल, भाषा, रंग, धर्म, उम्र, लिंग के आधार पर दूसरों को परेशान करते हैं, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर के जुड़े बयान से।
बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने नए संसद भवन में लगे राष्ट्रीय चिन्ह पर चल रहे विवाद पर अपना रिएक्शन दिया है। एक्टर ने कहा कि अगर एक शेर के दांत है तो बिल्कुल वो अपने दांत दिखाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आखिर ये स्वतंत्र भारत का शेर है। दरअसल 11 जुलाई को नए संसद भवन में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया, जिसके बाद से ही ये विवाद शुरू हो गया और लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीक में शेरों को हिंसक दिखाया गया है, आक्रामक दिखाया गया है, आक्रोशित दिखाया गया है, जबकि असल में शेर शांत दिखाई देते हैं। जहां विपक्षी दल सरकार की आलोचना कर रहे हैं, वहीं कुछ राजनेता और बॉलीवुड सेलेब सरकार के समर्थन में उतर गए हैं। अनुपम खेर ने प्रधानमंत्री संग्रहालय की वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अरे भाई, शेर के दांत होंगे तो दिखाएगा ही, आखिरकार स्वतंत्र भारत का शेर है, जरूरत पड़ी तो काट भी सकता है। जय हिंद। दुबई से अमृतसर आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट गुरुवार सुबह 2 घंटे की देरी से पहुंची, जिसके बाद पैसेंजर्स को पहले सामान के लिए लगेज बेल्ट पर जूझना पड़ा। 50 के करीब पैसेंजर्स का सामान मिसिंग पाया गया, जिसके बाद सुबह पैसेंजर ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। फिलहाल पैसेंजर सामान लेने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। दुबई से अमृतसर आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या SG56 ने देरी से उड़ान भरी। ये फ्लाइट रोजाना दुबई के समय अनुसार रात 10:45 पर उड़ान भरती है, लेकिन बुधवार की रात फ्लाइट ने 12.41 यानी कि तकरीबन 1 बजे उड़ान भरी, जिसके चलते ये फ्लाइट जो है वो अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी 2 घंटे की देरी से सुबह 3:30 बजे की जगह सुबह 5:07 पर लैंड हुई। देरी से अमृतसर पहुंचे पैसेंजर्स की दिक्कतें वहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद पैसेंजर्स को लगेज बेल्ट पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं से अमृतसर पहुंचने वाली दुबई से जो फ्लाइट थी जो अमृतसर पहुंची थी, वहां पर पैसेंजर मानव बांसल ने बताया कि दुबई से देरी से उड़ान भरने का कारण भी पैसेंजर का सामान ही था, लेकिन जब अमृतसर पहुंचे तो यहां भी आधे पैसेंजर का सामान था ही नहीं, यानी कि उनका सामान पूरी तरीके से मिसिंग है। कोई क्रू मेंबर, कोई भी वहां पर स्टाफ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है कि उनका सामान आखिर कहां है, जिसके बाद पैसेंजर्स अभी तक लगेज काउंटर पर अपने सामान के लिए परेशान खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पाइस जेट ने पैसेंजर्स को ग्राउंड स्टाफ से संपर्क करने के लिए कहा, लेकिन 50 के करीब पैसेंजर्स के लिए वहां सिर्फ 3 ही कर्मचारी हैं, जिसके चलते पैसेंजर्स को अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।